हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्यासन इंस्टीट्यूट में। तो आज का क्लास जो होगा तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्लास ही होगा। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 5 पार्ट्स थे तो उनमें से हम लोग 3 तो पढ़ चुके थे और अब जो रेस्ट 2 पार्ट बचा हुआ था, चौथा था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट और 5वां था गे-लुसेक लॉ। ये 2 लॉ बचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों लॉ को हम लोग क्लियर करेंगे। वीडियो को शुरू से देखें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं क्लास की ओर। पिछला क्लास हम लोग का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पार्ट था, तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 5 पार्ट थे उसके। 5 पार्ट में हम लोग 3 पार्ट तो पढ़ चुके थे और आपका ये चौथा जो पार्ट है इसका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्क्रम अनुपात अथवा तुल्य अनुपात का नियम। ये चौथा नियम क्या है इसको देख लेते हैं। तो 5 नियम है, तो आज 5 नियम को हम लोग पूरा कर लेंगे। इसके बाद एक और नियम है तो उसको इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो 5वां नियम क्या होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एंड हो जाएगा। तो चलिए चौथा नियम क्या इसको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, इस नियम के अनुसार क्या बोल रहा है, पहले हिंदी में देख लेते हैं। 2 तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, 2 एलिमेंट है उसका भिन्न भिन्न मात्रा है, मात्रा मतलब उसका मास जो होगा। 2 तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो क्या करता है, तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा संयोग करती है। वही बात लिखा हुआ है इंग्लिश में, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ 2 एलिमेंट्स दैट कॉम्बाइन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ए थर्ड एलिमेंट विल बी सिमिलर to or equal to those elements leaders in the quantities in which those elements interact। तो वो जो तीसरा जो एलिमेंट होगा जो क्या होगा, एक निश्चित मात्रा संयोग करती है। उसके बाद पहले उन तत्वों के द्रव्यमान समान होगा या उनकी गुणित होगी। पहले उन तत्वों की द्रव्यमान समान होगी या उनकी गुणित होगी जिन मात्रा में वे क्या करते संयोग करती है। जिन भी मात्रा में वो संयोग करेगा उसका द्रव्यमान समान होगा या मल्टीपल होगा, ये वो बोलना चाह रहा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे सारा डाउट आसानी से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल H2O, SO2, CO2 और भी कुछ एलिमेंट है उनका भी हम कर सकते हैं। चलिए हम आज CO2 करते हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट लिए। इसका रिएक्शन हम थर्ड पार्टी के एक एलिमेंट से कराएंगे और थर्ड पार्टी एलिमेंट मेरा H ले लिए। ये क्या है, H है, ठीक है, H है। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, 2 तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है, 2 एलिमेंट लिए कार्बन और ऑक्सीजन। ये क्या करता है, एक निश्चित मात्रा संयोग करती है। और थर्ड पार्टी एलिमेंट मेरा क्या होगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये 2 एलिमेंट जो है, सबसे पहले ये देखिए ये बनेगा क्या आपस में, ये CH4 बनेगा ना, CH4, और इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये जल बनाएगा ना H2। कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, CH4 बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जल बना। सबसे पहले इसका मास रेशियो, मात्रा का बात हो रहा है, इसका मतलब मास का बात हो रहा है यहाँ पे। तो मात्रा का बात हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो देखा जाए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखते हैं H और O का, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे और ऑक्सीजन 1 है, तो 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 और ये 32 हो गया ना, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया।
अब थोड़ा डेफिनेशन को देखते हैं। दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा संयोग करती है। दो तत्व का भिन्न भिन्न मात्राएं, यहाँ पे दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन लिए, तो इस एलिमेंट को देखिए तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना 32। दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, एक तीसरा जो तत्व है कौन सा है, हाइड्रोजन, उसके साथ क्या कर रहा है, एक निश्चित मात्रा से क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। तो हाइड्रोजन का मात्रा यहाँ पे निश्चित है ना, देख लीजिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 संयोग करते, यहाँ तो क्लियर। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, पहले उन तत्वों का द्रव्यमान समान होगी। पहले उन तत्वों का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। मतलब ये तत्व और ये तत्व, कौन दोनों तत्व, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन का मात्रा कितना, 12 और 32 है ना। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कराया जाएगा इन दोनों को, तो इससे क्या बनेगा, ये CO2 बनाएगा ना, CO2। आपस में जब इसको रिएक्शन कराएंगे कार्बन और ये CO2 बनाएगा। अब CO2 का बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन का 12 और ऑक्सीजन कितना 32। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान समझना है, एक बार शुरू से देखते हैं। दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा संयोग करती है। दो तत्व मतलब कार्बन और ऑक्सीजन लिए, ये दो तत्व था, और ये एक थर्ड पार्टी एलिमेंट से हम क्या के रिएक्शन कराएं। तो रिएक्शन कराने के उपरांत कार्बन ऑक्सीजन इन दोनों का मात्रा भिन्न भिन्न था, लेकिन हाइड्रोजन का मात्रा क्या था, एक निश्चित था। उसके बाद फिर क्या बोलना कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये आपका जो मास रेशियो है, कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो, ये 12:32 है ना। तो 12:32 जो है इसका मास रेशियो, और यहाँ पे जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों को जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो CO2 बनेगा ना, CO2 बनेगा। तो इसका मास रेशियो और इसका मास रेशियो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा या मल्टीपल होगा। वही बोल रहा है यहाँ पे, पहले उन तत्वों का द्रव्यमान समान होगी या उनकी गुणित होगी जिन मात्रा में संयोग करती है। तो ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा। यही इसका डेफिनेशन था और यही इसका नियम है। एक और एग्जांपल देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। हम यहाँ पे ध्यान समझना है, कार्बन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट लिए, और थर्ड पार्टी एलिमेंट हाइड्रोजन, इनसे रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये जब आपस में रिएक्शन करेगा CH4 बनेगा, और जब ये आपस में रिएक्शन होगा तो H2O होगा। ध्यान से समझना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका मास रेशियो अगर देखा जाए, ये 12 और ये 4, और यहाँ पे इसका मास रेशियो देखा जाए, ये 2 और ये 16। इसको हम तो गुना कर सकते हैं 2 से। अब 2 से सर बोले गुना क्यों किए, गुना इसलिए कर रहे हैं ताकि एक का मास रेशियो सर्टेन कर पाए, निश्चित कर पाए। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन कि दो तत्व का अलग अलग मात्रा क्या करता है, तीसरे तत्व से क्या करता, संयोग करती है। यहाँ पे दो तत्व का अलग अलग मात्रा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, यहाँ 32 है ना। ये क्या करता है, एक निश्चित मात्रा मतलब हाइड्रोजन को 4, यहाँ भी 4 संयोग कर रहा है। इतना करने के बाद फिर क्या बोला डेफिनेशन में कि इसका और इसका मास रेशियो, जो किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है कितना है, 12 और 32, इसका मास रेशियो। उसके बाद इन दोनों को जब आपस में रिएक्शन कराए जाएंगे तो क्या बनेगा, ये CO2 बनेगा। CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन तो 32, इसका मास रेशियो और इसका मास रेशियो क्या होगा आपस में, ये मास रेशियो और ये मास रेशियो दोनों क्या आपस में बराबर होगा या मल्टीपल होगा। यही इसका नियम था। बस सिंपल है।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको ले रहे हैं और थर्ड पार्टी एलिमेंट को कार्बन ले रहे हैं। पहले 2 एलिमेंट लिए थे, कार्बन और ऑक्सीजन। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं और थर्ड पार्टी क्या ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं। तो इनको जब रिएक्शन कराएंगे तो CH4 बनेगा, जब इनको रिएक्शन कराएंगे ये CO2 बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन का इसका मास रेशियो देखा जाए 12 और ये 4। यहाँ पे बात किया जाए तो 12 और कितना 16 दूनी 32 ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इस नियम के अनुसार क्या कहता है, 2 तत्व का जो भिन्न भिन्न मात्रा है, यहाँ पे देखना है जो मेरा 2 एलिमेंट है, कौन कौन एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना 4, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का मात्रा देख लीजिए, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 32। 2 तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात किया जाए, ये 12 और ये 32, 2 तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है जो तीसरे तत्व के एक निश्चित मात्रा से क्या कर संयोग करती है। तीसरा एलिमेंट हम थर्ड पार्टी क्या लिए, कार्बन लिए, तो कार्बन का 12 यहाँ भी और कार्बन का 12 यहाँ भी है। यहाँ तो क्लियर हो गया, संयोग करती है। संयोग करने के बाद अब क्या होगा, किसका, हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन का तो मास रेशियो दोनों तरफ तो एक निश्चित है, यहाँ तक तो कहानी खत्म हो गया। अब बचा क्या क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका मास रेशियो निश्चित होता है ना, उसको हम नहीं लिखते। इसके पहले में देखा जाए तो हाइड्रोजन का मास रेशियो निश्चित था, तो हम क्या लिखे थे, C और O लिखे थे। सिंपल समझ लेना है, जो एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जिसका मास सर्टेन है उसको क्या करना, नहीं लिखना है। वो तो नियम तो कह रहा था, उतना तो कर दिए हम। उसके बाद क्या करना है कि 2 तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है जो तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है। 2 तत्व का भिन्न भिन्न मात्रा किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के, दोनों तत्व का मात्रा भिन्न भिन्न था और एक निश्चित तत्व के साथ संयोग करती है, किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन 12, यहाँ भी 12। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसका मास रेशियो आपका 12 और इसका मास रेशियो कितना, 32। इसका मास रेशियो और H2O, इनको आपस में रिएक्शन करें क्या, H2O बनेगा ना। इसको जब रिएक्शन कराया जाएगा H2O बनेगा। इसका मास रेशियो, सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, हाइड्रोजन 4 है ना, ऑक्सीजन कितना है, 32 है। चलिए, इसका मास रेशियो और यहाँ पे देखना H2O, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 16 होगा ना, ठीक है। H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, टी कराया जाए इसमें तो कितना हो जाएगा, 4:32। ये देख लीजिए, ये मास रेशियो और ये मास रेशियो दोनों इक्वल आ रहा है ना। यही इसका, जब 2 तत्व आपस में संयोग कराएंगे तो 2 एलिमेंट जो होगा उसका मास रेशियो अलग अलग होगा। थर्ड पार्टी जो एलिमेंट लेते हैं उसका मास रेशियो निश्चित होगा। अब यहाँ पे देखा जाए, थर्ड पार्टी एलिमेंट कार्बन लिए, तो कार्बन का मास रेशियो क्या है, निश्चित है। उसके बाद जिसका मास रेशियो निश्चित नहीं है, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इन दोनों को जब हम लिए, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 32, तो इसका मास रेशियो जब आपस में H और O का रिएक्शन कराएं, H2O बना, तो इसका मास रेशियो दोनों क्या, इक्वल आएगा। तो हर कंडीशन में इक्वल आएगा, या तो मल्टीपल होगा या तो इक्वल होगा, बस ये याद रखना है। तो किसी भी एलिमेंट को लेकर हम करा सकते हैं। अब थर्ड पार्टी एलिमेंट हम C लिए हैं, इसके पहले C और O था तो H लिए थे ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे C H ले रहे हैं तो यहाँ पे O लेंगे। थर्ड पार्टी एलिमेंट क्या लिए, O लिए हैं, इसका रिएक्शन करेंगे CO2 बनेगा, इसका रिएक्शन करेंगे तो H2O बनेगा ना। कार्बन का मास रेशियो 12 और ये 16 32, इसका देखा जाए 2 और यहाँ पे 16 होगा।
तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एलिमेंट क्या लिए हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लिए हैं तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना किए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 32। तो H और O, यहाँ पे C और O, यहाँ पे देखा जाए तो मेरा थर्ड पार्टी एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का मास रेशियो 32, यहाँ भी 32 हो रहा है ना। तो जो जिसका मास रेशियो नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ निश्चित, C और H का, तो C और H को लेंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन का मास रेशियो निश्चित होगा, इसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे कार्बन का मास रेशियो क्या था, निश्चित था, इसको हटा दिए। अब जिसका अनिश्चित है H और O का, क्योंकि यहाँ पे H और O है, यहाँ पे C और H है, तो यहाँ CH लेंगे। तो C का कितना था 12 और H कितना मेरा है 4 है। तो ये मेरा मास रेशियो आया। जब आपस में इसको रिएक्शन कराएंगे किसको, CH को, तो CH4 होगा। तो CH4 का भी मास रेशियो क्या आएगा, 12:4 आएगा। ये और ये क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। बस यही नियम था इसका। तो कोई भी एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हैं और सारा एग्जाम्पल का जो टर्म एंड कंडीशन है सब वही फॉलो होगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, गे-लुसेक लॉ। तो ये लॉ क्या है, ये नियम क्या है, पहले इन नियम को देखते हैं। नियम क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन क्या होंगे, सरल अनुपात में होंगे। व्हेन द गैसेज इज कंबाइंड और फॉर्म इन ए सेक्रेशन reaction, their volumes are in simple proportional, all the gases are in the same temperature and pressure condition। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनका आयतन एक सरल अनुपात में होगा। सभी गैस समान ताप और दाब की स्थिति में होगी। जितना भी गैस होगा वो समान ताप और समान दाब का कंडीशन में होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं H2 और Cl2। इनका जब रिएक्शन कराया जाएगा तो जब आपस में रिएक्शन होगा तो HCl बनेगा। ये आपका H2 भी गैस, ये Cl2 भी गैस और ये HCl भी गैस। तो यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन है तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लेते हैं, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन, अब इसका आयतन कितना है, नहीं कुछ तो एक आयतन इसका, क्लोरीन का आयतन कितना है 1 और HCl का आयतन कितना है 2। इसका आयतन क्या होगा, एक सरल अनुपात में होगा। तो 1:1:2 ये इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो जो भी गैस आपस में रिएक्शन होगा उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, एक सरल अनुपात में होगा, सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे N2 और H2, इसका जब अभिक्रिया कराया जाएगा ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। सॉरी, इसका जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो NH3 बनाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना, तो यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं हो गया, चलिए ठीक, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 सब, चलिए ठीक। तो ये भी गैस और NH3 भी गैस बन रहा है। अब इसका आयतन देखा जाए तो N2 कितना 1, H2 कितना 3 और NH3 कितना 2। तो इसका रेशियो देखा जाए 1:3:2, मतलब 1:2:3। ये इसका जो आयतन होगा ये हमेशा क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। यही इसका क्या था, नियम था। ये 5 नियम थे। देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।